हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी और हम बात करेंगे 11 फेब के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिसंबर 2015 में ये डिसाइड किया गया कि 11 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि पूरे विश्व में जितनी महिलाएं हैं, जितनी बच्चियां हैं, उनको साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए और इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहला जो विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था वो 2016 में किया गया था, 11 फरवरी को। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे विश्व दलहन दिवस के बारे में, जो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है। और थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए दालें। ये 2023 की थीम थी, सतत भविष्य के लिए दालें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है, उसने 2019 को ये डिसाइड किया था कि 10 फरवरी को हर साल विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके पीछे का उद्देश्य ये था कि दालों में जो पौष्टिकता की मात्रा है, पौषक तत्वों की मात्रा है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे देश जो गरीब हैं या जहाँ के लोग कुपोषित हैं, उनको पोषक तत्वों की उपलब्धि कराई जाएगी दालों के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। कहाँ से किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से किया जाएगा। और ये जो रॉकेट है अपने साथ 3 सैटेलाइट्स को ले जा रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं? तो इसरो का सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स की सैटेलाइट आजाद सैट 2 और अमेरिकी कंपनी अंतारिस की सैटेलाइट JANUS-1, ये तीनों सैटेलाइट जाएंगे किसके माध्यम से? SSLV-D2 के माध्यम से, जिसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है ना, ये जो SSLV-D2 है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 34 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर और करीब 120 टन के भार को ये उड़ा सकता है। अगर इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। और जो इसरो है, अपना अधिकतर जो रॉकेट लॉन्च करता है अंतरिक्ष के लिए, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च करता है, जो भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुंबई के बारे में, जहां से 10 फरवरी को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया गया, हरी झंडी दिखाई गई पीएम मोदी के द्वारा। पहली ट्रेन मुंबई टू सोलापुर जाएगी, ठीक है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से इसको स्टार्ट किया गया है। दूसरी जो ट्रेन है वो मुंबई को अहमदनगर के मंदिरों के शहर साई नगर सीडी तक को जोड़ने का काम करेगी। और अब मुंबई के पास 3 वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो हो गई है, क्योंकि पहली जो है वो मुंबई टू गांधीनगर को जोड़ती है। इसके साथ में ही जो पीएम मोदी हैं, वो क्या करेंगे? वो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का एक शैक्षणिक संस्थान है जिसका नाम है अलजमिया तुस सैफिया, उसका भी उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का एक परिचय लेते हैं, क्या है देखो। तो जो सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 100 करोड़ के रुपए की लागत के साथ में। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका निर्माण चेन्नई में हुआ था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। और अभी का जो 2022 और 23 का जो केंद्रीय बजट है, उसमें सरकार ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बारे में, जिन्होंने
जिन्होंने जयदेवपुर और टोंगी के बीच रेल लाइन पर यातायात संचालन शुरू किया है और ये दोहरी रेल लाइन है, ठीक है, और 11.09 किलोमीटर लंबी है। भारत ने इस रेल लाइन के लिए जो ऋण है वो बांग्लादेश को दिया है। साथ में ही ये सारे जो लिंक हैं भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक है उसकी लिस्ट दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे। देखो, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 124 है उसका पार्ट 2 है, वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो सीजेआई के परामर्श पर क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस के रूप में जजेस के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजेस की संख्या है टोटल वो 34 है, ठीक है, और इनकी नियुक्ति के बाद हमारे सीजीआई के सहित 34 जजेस की जो पोस्ट है वो फुलफिल हो गई है। और इसके पहले भी 5 जजेस ने शपथ ली थी 6 फरवरी को, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं वो जजेस। तो इसमें पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, असाहुनुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा ने 6 फरवरी को शपथ ले ली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूपी गवर्नमेंट के बारे में। यूपी के लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। इसमें 40 देशों के 400 से अधिक डेलीगेट्स और भारत के सभी हिस्सों से 10,000 इन्वेस्टर्स इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट इसमें होगी और साथ में ही भारत में 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका ने आपदा की स्थिति की घोषणा करी है बिजली संकट को लेकर, और कहा जा रहा है कि ऐसी बिजली कंपनियां जो 10 साल से बिजली आपूर्ति कर रही थी, लूटपाट और भ्रष्टाचार की वजह से उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफी कमजोर हो गई है, जिससे वो बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। और आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका बिजली संकट के साथ साथ में बेरोजगारी, अपराध, हिंसा की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में कई सारी परेशानियां एक साथ हो गई हैं। राष्ट्रपति ने बिजली संकट से निपटने के लिए कहा है कि एक बिजली मंत्री नियुक्त किया जाएगा और साथ में ही एक टीम बनाई जाएगी जो इस राष्ट्रीय ऊर्जा संकट के ऊपर काम करेगी और इसकी देखरेख करेगी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा के बारे में बात करें तो यहाँ की मुद्रा रैंड है। राष्ट्रपति इस समय सिरिल रामफोसा है और यहाँ पर 3 राजधानियां हैं, ठीक है, विधायी है कैप टाउन, कार्यकारी राजधानी है प्रिटोरिया और न्यायिक राजधानी है ब्लूमफोंटेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो जिला है रियासी जिला, वहां का एक एरिया है सलाल हैमाना, वहां से 59 लाख टन के लिथियम के भंडार मिले हैं, ऐसा कहना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का, ठीक है। तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें 51 खनिज ब्लॉकों के बारे में उन्होंने बताया है, और ये जो 51 खनिज ब्लॉक हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। साथ में ही आपको बता दें कि इन राज्यों में जो भंडार पाए गए हैं तो 51 खनिज ब्लॉक हैं, जिसमें से 5 ब्लॉक तो सिर्फ सोने के हैं और अन्य ब्लॉक में पोटाश, मोलिब्डेनम, बेस मेटल्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैमसंग रिसर्च यूनिट और आईआईएससी ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ में एक टाई अप किया है, एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। किस लिए, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, तो इंडिया सेमीकंडक्टर R&D को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो टाई अप हुआ है वो CVP और MD बालाजी सौरीराजन और भारत विज्ञान संस्थान के जो डायरेक्टर हैं गोविंदन रंगराजन उनके बीच में हुआ है। इस साझेदारी के माध्यम से उन्नत एकीकृत सर्किट और सिस्टम ऑन चिप उत्पादों में अल्ट्रा हाई स्पीड को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ESD डिवाइस समाधान को खोजा जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ में इसको लॉन्च किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, जिसके लिए सैमसंग ने ये घोषणा भी करी है कि वो 1000 इंजीनियर्स की नियुक्ति करेंगे इस काम के लिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं नासा और
ब्लू ओरिजिन के बारे में। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जेफ बेजोस की, ठीक है। तो इनके बीच में एक टाई अप हुआ है मंगल मिशन को लॉन्च करने के लिए। मंगल मिशन क्या है? मंगल मिशन के तहत मंगल ग्रह का जो अद्वितीय हाइब्रिड मैग्नेटोस्फीयर है, उसके माध्यम से सौर पवन ऊर्जा का हस्तांतरण किस तरीके से हो रहा है, इसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो जिस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है न्यू ग्लेन। न्यू ग्लेन का नाम अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1962 में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने थे। यानी जिन्होंने पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो, जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोकामक एनर्जी कंपनी के बारे में, जिसने अपना पहला सुपर मैग्नेट बनाया है। जब परमाणु संयंत्र में परीक्षण किए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है, तो जो ऊर्जा का लेवल होता है, बहुत हाई ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है ना। अब जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसको उसको संतुलित करने के लिए, उसको पॉजिटिव वे में मोल्ड करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो पहला सुपर मैग्नेट क्या काम करेगा? वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार करवाएगा जिसके माध्यम से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से मोल्ड किया जा सके और हीट को बैलेंस किया जा सके। तो इस फील्ड में काम करा है टोकामक एनर्जी ने। मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट किया जाता है, इसके लिए पहले ही मैग्नेट बनाए गए हैं, लेकिन ये अपने तरीके का पहला सुपर मैग्नेट है जिसके माध्यम से परीक्षण के टाइम में निकलने वाली एनर्जी और हीट को बैलेंस किया जाएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई के जो इस्तेमाल का दायरा है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि वॉइस आधारित भुगतान प्रणाली के लिए एक प्रोटोटाइप पेश किया जाएगा, जिसमें इंडिया की 18 लोकल लैंग्वेजेस को शामिल किया जाएगा, और साथ में ही 10 देशों के एनआरआई के लिए भी यूपीआई की सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। और वो जो 10 देश हैं वो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, यूके और यूएस है, ठीक है। और साथ में ही सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम के साथ भी भारत के यूपीआई के एकीकरण की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अश्विनी वैष्णव के बारे में। हमें पता है कि डिजिटल पेमेंट्स उत्सव मनाया गया है, और इसी के उपलक्ष्य में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार डिजिटल ऋण सेवा की शुरुआत करेगी, है ना। यानी कि अब डिजिटली भी ऋण प्रदान किया जा सकता है। और ये जो सेवा है, ये कहा जा रहा है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि 2023 में यानी इसी साल लॉन्च कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे मीनाक्षी नेवटिया के बारे में। मीनाक्षी नेवटिया हैज बीन अपॉइंटेड बाय ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड टू लीड द इंडिया बिजनेस। यानी वो इंडिया बिजनेस को लीड करेंगी ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड की तरफ से, और इनको अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करी गई है फाइजर लिमिटेड के द्वारा। श्रीधर जो 31 मार्च 2023 को अपना पद छोड़ देंगे, उनकी जगह पर मीनाक्षी नेवटिया अपॉइंट करी गई हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बारे में, जिन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वो पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, रोहित शर्मा। और ये जो उपलब्धि है उन्होंने हासिल करी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें इन्होंने 120 रन बनाकर ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। इसके पहले पूरी दुनिया के 3 ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं, जिसमें से श्रीलंका के पूर्व कप्तान तिलक रत्ने दिलशान, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम शामिल हैं। और चौथे पूरी दुनिया में हो गए हैं रोहित शर्मा, और भारत के लिए हो गए हैं पहले जिन्होंने तीनों प्रारूपों में शतक लगाए हैं, वो ऐसे भारतीय कप्तान हैं। रोहित शर्मा के नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओडीआई में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, और वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, और एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे रविचंद्रन अश्विन के बारे में।
ये क्या है, एक स्पिनर है, ठीक है। और इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और इनके पहले भारत की तरफ से अनिल कुंबले के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 93 टेस्ट मैच खेले थे और 450 विकेट लिए थे। 36 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन है। अभी हमें पता है कि नागपुर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में टेस्ट मैच सीरीज चल रही है, और जिसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्ट्रेस पीके रोजी के बारे में, जिनकी 120वीं जयंती है और इस पर गूगल ने उन्हें अपना खास डूडल सेलेक्ट करा है। तो देखो, ये पीके रोजी कौन है, तो ये मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस थी, ठीक है। और इनकी 120वीं जयंती को याद करते हुए गूगल ने ऐसा करा है। इनकी जो पहली मूवी थी, मलयालम फिल्म थी, वो थी विगाथा कुमारन द लास्ट चाइल्ड। इसमें इन्होंने अभिनय की शुरुआत करी थी। इनका जो जन्म है वो 1903 में तिरुवनंतपुरम के राजम्मा में हुआ था, और ये केरल के त्रिवेंद्रम में, जो केरल के त्रिवेंद्रम में था। पीके रोजी एक दलित ईसाई समुदाय से संबंधित थी, और इनको कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। एक तो महिला होने के नाते, और दूसरी चीज एक दलित ईसाई होने के नाते। तो इन्होंने मलयालम फिल्म जगत में खुद को स्थापित करने के लिए बहुत सारी कोशिश करी, और इन्होंने राजमल राजमल में अपना जीवन शुरू किया था। और साथ में आपको बता दें कि ये मलयालम सिनेमा की पहली एक्ट्रेस और भारतीय सिनेमा की पहली दलित अभिनेत्री थी। अपनी पहली फिल्म में उन्होंने एक नायर महिला सरोजनी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लोकप्रिय कलाकार VKS वर्मा का निधन हो गया है। और ये चित्रकार थे, और स्पेशली पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर वास्तविक रूप से चित्रकारी किया करते थे। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो AN के द्वारा की गई थी, जो एक प्रशिक्षित कलाकार थे। साथ में ही इनको कई सारे पुरस्कार मिले थे, ललित कला अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे विश्व कप स्कीइंग पद विजेता पदक विजेता एलेना फांचीनी के बारे में, जिनका निधन हुआ है। ये 37 साल की थी और कैंसर से ये पीड़ित थी। 9 फरवरी को इनका देहांत हो गया। इन्होंने 3 शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, साथ में 6 विश्व चैंपियनशिप में भी भाग लिया था इटली की तरफ से। और 2005 में विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें इनको रजत पदक मिला था। हम नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिका के प्रसिद्ध संगीतकार बर्ट बछराज के बारे में, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं यू डू नो, द वे टू सैंजोस, रेनड्रॉप्स की फॉलिंग, ऑन माई हेड, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ में ही इनको 3 बार ऑस्कर, 1 एमी, 8 ग्रैमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब भी मिल चुका है। इन्होंने अमेरिका के कई सारे विश्वविद्यालयों में संगीत का अध्ययन किया, और जब ये गीतकार हेल डेविड से मिले तो इनकी जोड़ी बनी गीतकार हेल डेविड के साथ में, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में कंजूसी मत करिए। थैंक यू सो मच।